राइट डाउन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तीन तरह की होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और लास्ट वन होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? तीन होती है। पहला होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड वन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। नोट करो, रेडी डालो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेडिंग पड़ेगा पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तीन तरह की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है SN2 रिएक्शन, फिर होती है SN1 रिएक्शन, और फिर होती है SNI रिएक्शन। SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन और SNI रिएक्शन। नोट करो। हेडिंग डालो सबसे पहले SN2 रिएक्शन, सॉरी SN1 पहले हेडिंग डालो। SN1 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? कोई भी डाउट नहीं रहेगा, हर चीज क्लियर करते हुए चलूंगा। फर्स्ट वन SN1 रिएक्शन। देखो SN1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर हाँ सर आपने रफ कर SN1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो सबसे पहली बात, जो SN1 रिएक्शन होती है वो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा देता है। कौन देता है? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। उससे कम कौन देता है? 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। उससे कम कौन नहीं देता? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड नहीं देता। और सबसे कम CH3X मतलब मेथाइल हैलाइड। देखो ये जो होते हैं दोनों, ये तो सबसे पहली बात कौन सी रिएक्शन देते हैं? SN2 रिएक्शन। और ये कौन सी रिएक्शन देता है? SN1 रिएक्शन देता है। क्लियर है? और सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन कौन देता है? वो देता है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट है, हमें SN1 रिएक्शन के लिए कैसा न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, मतलब किसी को रिप्लेस करके कोई जा रहा है। किसी इंसान ने दूसरे इंसान को रिप्लेस किया, खुद की एंट्री करा दी, और खुद एंट्री करने वाला कौन है? न्यूक्लियोफाइल। तो सब दूसरी बात, इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? वीक न्यूक्लियोफाइल की। किसकी? वीक न्यूक्लियोफाइल। वीक न्यूक्लियोफाइल का सिंपल सा मतलब होता है कि जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो न्यूक्लियोफाइल जिसके पास नेगेटिव चार्ज नहीं होता, लोन पेयर होते हैं, वो वीक न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। एग्जांपल है जैसे H2O, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, ये हमारे वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जैसे NH3 भी हो गया। थर्ड थिंग, हमको इसके लिए एक सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है। वो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? वो सॉल्वेंट होना चाहिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कैसा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। बता चुका हूं सब चीजों के बारे में डिटेल में।
ये पोलर प्रोटिक क्या होता है, पोलर एप्रोटिक क्या होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है, पोलर भी हो और उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन भी हो। थर्ड थिंग, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है। आपसे 4 ऑप्शन देके पूछ लेगा किसमें SN1 सबसे ज्यादा होगी, तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डायरेक्टली होता है +M+I के। मतलब कहने का है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की डायरेक्टली होता है। जो जो फैक्टर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं वही वही फैक्टर इसके SN1 रिएक्शन के रेट को भी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। क्लियर है। थर्ड थिंग, नेक्स्ट, आपको पता है जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्लियर है। तो अल्फा कार्बन, जैसे ये कार्बन से लगा है X, तो ये होता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही ज्यादा SN1 का रेट होगा। क्लियर है। अल्फा कार्बन पर जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, SN1 का रेट होगा। ठीक है, याद रखना, मोर ब्रांचिंग या मोर क्राउडिंग ऑन अल्फा कार्बन देन रेट ऑफ SN1 इंक्रीजेस, रेट ऑफ SN1 इंक्रीजेस। क्लियर है। नेक्स्ट, बीटा कार्बन पर जितनी ज्यादा क्राउडिंग होगी, बीटा कार्बन पर जितनी ज्यादा क्राउडिंग होगी उतना ही ज्यादा रेट ऑफ SN1 होगा। SN1 का रेट उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ये फैक्टर्स होते हैं जो SN1 में काम आते हैं। क्लियर। इनके अलावा कोई नेक्स्ट फैक्टर नहीं होता। अब बताऊंगा रिएक्शन, जल्दी से नोट करो। जैसे ये एरोमेटिक हैलाइड है, यहां पर बेंजीन से लगा हुआ है, और ये है, ये एलिफेटिक हैलाइड है, ये बेंजीन से नहीं लगा हुआ है, ये एलिफेटिक कार्बन से लगा है। इन दोनों में कौन देगा SN1 रिएक्शन, चाहे SN1 हो या SN2 हो, कौन देगा, ये देगा। क्योंकि नॉर्मल बेंजीन रिंग के कार्बन से हेलोजन ग्रुप या कोई भी ग्रुप नहीं रिप्लेस होता, और यहां से हटेगा प्लस चार्ज आएगा, प्लस आएगा तो यहां पर रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। दूसरा, CH2 डबल बॉन्ड CHX, ये भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि यहां पर इससे हटाओगे यहां प्लस चार्ज आएगा, और ये कैसा कार्बन होगा, sp हाइब्रिडाइज कार्बन हो जाएगा। sp हाइब्रिडाइज का मतलब क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी लेस हो जाएगी। तो याद रखना, इसको बोलते हैं विनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, विनाइल ग्रुप। तो विनाइल ग्रुप से अगर लगा हुआ है कोई भी ग्रुप तो वो भी SN1 SN2 नहीं देता, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। लेकिन अगर यहां पर एलाइल ग्रुप है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये कौन सा ग्रुप कहलाता है, इसे बोलते हैं एलाइल ग्रुप। अगर इससे लगा है हैलाइड तो देगा, SN1 रिएक्शन देगा, क्योंकि यहां से हेलोजन हटेगा, यहां प्लस चार्ज आएगा, रेजोनेंस करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, तो ये दे देगा, ये दे देगा, लेकिन ये दोनों नहीं देंगे। क्लियर, नोट कर लो। अगर आपसे पूछ रहा है इसमें बताओ रेट ऑफ SN1 क्या होगा, देखो A, B, C। देखो ये हमारा बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये हमने बोला जितना ज्यादा बीटा कार्बन में ब्रांचिंग होगी उतना ही ज्यादा वो SN1 देगा। तो आंसर क्या होगा, ABC। क्या होगा, ABC। क्लियर। देखो आगे अगला एग्जांपल, OCH3 CH2X NH2 CH2X और C ट्रिपल बॉन्ड N CH2X। आपसे कह रहा है कौन देगा सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन, A, B, लिखो ऑर्डर लिखो, शुरू हो जाओ, C। नेक्स्ट एग्जांपल,
CH2X, CHX, और CX। A, B, C। जल्दी बताओ कौन सा होगा पहला। दूसरे वाले का आंसर क्या होगा बताओ, कौन बताएगा? समझ में आ जाएगा। देखो होता क्या है, जिसके पास लोन पेयर होते हैं, जिन एलिमेंट्स के पास, वो देते हैं प्लस एम। इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर, और जिसके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो देता है माइनस एम, माइनस आई। क्लियर? ये देगा प्लस एम और ये भी देगा प्लस एम। देखो प्लस एम का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना। इलेक्ट्रॉन को अगर देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर भी आएगा, ऑक्सीजन पर भी आएगा। कौन झेल पाएगा पॉजिटिव चार्ज इन दोनों में? नाइट्रोजन, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जितना ज्यादा प्लस एम होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की होगी। अरे करके देख लो, सिंपल, कुछ मत किया करो। एक्स को हटाओ, पॉजिटिव चार्ज लगा लो, एक्स को हटा लो, पॉजिटिव चार्ज लगा लो, एक्स को हटा लो, पॉजिटिव चार्ज लगा लो, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को चेक कर लो। तो सबसे स्टेबल बी होगा, उससे कम ए होगा, सबसे कम सी होगा, क्योंकि सी में माइनस एम लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं, पर कल परसों में लेक्चर पढ़ जाएगा इसका, तो देख लेना, तो सब डाउट दूर हो जाएंगे, देख लेना। अब यहां पर क्या है, इससे x हटाओ कैटायन में बदलो, x से x हटाओ कैटायन में बदलो, इससे x हटाओ कैटायन में बदलो। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सब तीन, यहां मोर रेजोनेंस, उससे कम, सबसे कम। आंसर क्या होगा? इसकी होगी रेट ऑफ असेंबल। क्लियर? अब देखो रिएक्शन कैसे होती है वो देखेंगे, इसको नोट रफ कर रहा हूं, हेडिंग डालेंगे लिविंग ग्रुप एबिलिटी, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में एक ग्रुप हटता है दूसरा आता है, तो जो हटता है उसको वो होता है लिविंग ग्रुप, लीव कर जाता है, दूसरा वाला सब्स्टिट्यूट कर जाता है। तो लिविंग ग्रुप का नेचर कैसा होना चाहिए कि जिससे कि हम कोई सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप आए तो उसको हटा सके। तो डाले हेडिंग नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप का नेचर कैसा होना चाहिए? तो जो लिविंग ग्रुप होता है वो कैसा होना चाहिए? जितना वीक बेस होगा, वीक बेस कह दें, या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, वीक बेस कह दें या स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आर गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। जितना वीक बेस होगा या स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि बेस वीक होगा तो उसका कॉन्जुगेट एसिड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा ना। आई बात समझ में? एक अब जैसे एग्जांपल है, हमसे पूछ रहा है कि बताना है लिविंग ग्रुप का ऑर्डर, आई, बी आर, सी एल और एफ, आई माइनस, बी आर माइनस, सी एल माइनस, एफ माइनस। हमसे कह रहा है कि जरा बताओ इसका लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, आपको क्या चेक करना है? वीक बेस। अगर वीक बेस चेक करना ना है तो क्या चेक करो? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। एसिड कौन स्ट्रॉन्ग होता है? एसिड वो अच्छा होता है जो H+ को जल्दी रिप्लेस कर देता है। यार H+ को जल्दी कौन रिप्लेस कर पाएगा? जिसका साइज बड़ा होगा। अगर अगर HI है, HBr है, HCl है, HF है, तो बॉन्डिंग H की किसके साथ कमजोर होगी? आयोडीन के साथ, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। ये लात मार के भगा देगा आयोडीन H+ को, कहते निकलो यहां से। तो जितनी जल्दी H+ को निकाल देगा उतना ही जल्दी क्या बनेगा? उतना ही अच्छा क्या होगा? वो एसिड होगा। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप, और अगर अच्छा एसिड होगा तो बेस कैसा होगा? वीक होगा। क्लियर? तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि HI सबसे अच्छा एसिड होता है। HI सबसे अच्छा एसिड होता है तो I माइनस क्या होगा? सबसे बेकार बेस होगा, क्योंकि किसी भी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वीक होता है, और अगर कोई वीक एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर? आगे देखो एग्जांपल, एक सेकेंड। नेक्स्ट देखो,
अगर कोई कहे H2O सॉरी OH माइनस और SH माइनस में अच्छा लीविंग ग्रुप कौन है, तो OH माइनस और SH माइनस में H प्लस को कौन जल्दी रिप्लेस कर पाएगा? अगर H2S है, अगर हम H2O और H2S लिख दें तो सबसे अच्छा एसिड कौन होगा? H2S होगा, क्योंकि H2S में सल्फर का साइज बड़ा है, सल्फर H को जल्दी रिप्लेस कर सकता है इन कंपेयर ऑफ ऑक्सीजन। तो कौन अच्छा होगा? SH माइनस, क्योंकि वीक बेस होगा, क्योंकि जो एसिड बनाएगा ये स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ठीक है, अगला RC डबल बॉन्ड O माइनस और RS डबल बॉन्ड O माइनस, इन दोनों में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा? कुछ मत करो, हाइड्रोजन लगा के एसिडिक स्टेन चेक कर लो, दोनों को हाइड्रोजन दे दो, दोनों को हाइड्रोजन दोगे तो एक बार देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है यहाँ पर? एनायन, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर मोर रेजोनेंस हो रहा है, और जितना स्टेबल एनायन होता है उतना ही अच्छा एसिड होता है। तो कौन हो जाएगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 टाइम रेजोनेंस हो रहा है केवल, 4 सिंगल डबल, और यहाँ पर 2 टाइम हो रहा है, एक इधर हो रहा है और एक इधर की ओर हो रहा है। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा सर उतना ही आपकी ज्यादा आवाज एनायन क्लियर नहीं आ स्टेबिलिटी रही। होती है। क्या